गाइज वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। एसबीआई क्लर्क मेंस का कट ऑफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है एसबीआई क्लर्क मेंस में। हालांकि आप अगर देखो तो एक बहुत साधारण सा आपको आवाज़ मिलेगा कि इतना टफेस्ट एग्ज़ाम था कि स्टेट वाइज अगर आप कट ऑफ देखोगे इट विल नॉट मोर देन 60। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बल्कि ये एग्जाम और इसका एनालिसिस बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, और आप सब यही बोल रहे हो। इवन जितने भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे एक्सपेक्टेड कटअप पे वो सब यही बोल रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे तभी मालूम चल पाएगा। और चलो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं 1 to 1 कि आखिर क्या क्या रीज़न हो सकता है और क्या क्या रीज़न रह सकता है इतना टफ एग्जाम होने का, और इस पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है इसके कट ऑफ का। तो हम लोग लिटरली कट ऑफ पे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है और जो मैं बता रहा हूं उस पे अगर आप पूरा एक बार देखते हैं तो आपको शायद ये चीज समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों होगा। अब देखो, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया is also called as सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया, isn't it? सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया कहना भी कोई बुरा नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा इससे पहले और अब तक कितना ऐसा सरप्राइजिंग न्यूज रहता है। अब देखो, किसी का एग्जाम 25 ऑफ फैब में था और किसी का एग्जाम आपका 4 ऑफ मार्च में था। किसी को 25 ऑफ फैब का शिफ्ट टफ लगा, किसी को 4 मार्च का शिफ्ट टफ लगा, या किसी को 4 मार्च का शिफ्ट सबसे इजी लगा और किसी को 25 वाला शिफ्ट की कुछ इजी लगा। तो देखो, होना है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और ये तो सच है कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो उससे आप कितना सेटिस्फाई होते हैं, राइट? क्या आप 25 वाले शिफ्ट में हैं तो उस नॉर्मलाइजेशन से आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं? 4th में हैं तो आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं? ये तो वक्त ही बताएगा जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगा। अब देखो, एसबीआई क्लर्क अपने नोटिफिकेशन में ये साफ साफ बता दिया है कि उसका सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, लेकिन उसका एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ तो होगा। और एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ किस तरीके से डिफाइन होगा ये भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और चीज है कि एसबीआई अपना ये बोल रहा है कि जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग और जो एग्जाम लिया है उसके अकॉर्डिंग ये नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब देखो, नॉर्मलाइजेशन का मैं फंडा आपको बताता हूं कि यहां पर कुछ शिफ्ट आपको लगता है कि इजी हुआ है, कुछ शिफ्ट आपको लगता है कि टफ है। तो जो इजी शिफ्ट है क्या उसके अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा या टफ है उसके अकॉर्डिंग होगा, ये सारे पॉइंटों को हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, एसबीआई का जो सबसे बड़ा पॉइंट या बैंकिंग इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इसमें आप नॉर्मलाइजेशन पे ये देखोगे ना कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट उसके मार्क्स पे नहीं पड़ता है। लेकिन आप एसएससी वगैरह में देखो कि नॉर्मलाइजेशन से करीबन 20-25 नंबर का फर्क पड़ जाता है, और ये चीज आप बैंकिंग में नहीं देखोगे। बैंकिंग में आप देखोगे भी तो मैक्सिमम 6 से 7 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा, राइट? अब एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ जो है वो एग्रीगेट मिनिमम कट ऑफ, ये सारा कुछ ना कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं एसबीआई, ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। और ये बहुत जरूरी भी है इस चीज को समझना, क्योंकि ये सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है और सरप्राइज ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कुछ भी कर सकता है। ठीक है, 3 से 4 वेटिंग लिस्ट आपका निकलता है। अब इस 3 से 4 वेटिंग लिस्ट में अभी जो आपका रिजल्ट निकल कर आएगा और पिछले साल का आप रिजल्ट देखो तो उसमें आप देख रहे हो कि अभी के वैकेंसी में आपका लगभग बैकलॉग्स बहुत ज्यादा है। तो रिजल्ट अगर आ रहा है, जो 3-4 वेटिंग लिस्ट है, इसके बावजूद भी बैकलॉग्स आपको अभी के भी वैकेंसीज में दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। और फुलफिल नहीं हो पा रहा है तभी तो कहीं अगर 400 वैकेंसीज है तो 75 वैकेंसीज आपका बैकलॉग का है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो वैकेंसी है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पा रहा है, राइट? तो क्या क्या असर पड़ सकता है, आपके कैलकुलेशन कैसे कैसे हो सकते हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन का असर हो सकता है? तो देखो माय डियर फ्रेंड्स,
एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ को हम लोग सबसे पहले पॉइंट आउट करते हैं। और एग्रीगेट ओवरऑल कट ऑफ आखिर क्या निकल कर आता है? मान लो कि डिफरेंट शिफ्ट में 25th और 4th में आपका एग्जाम हुआ। अब 25th वाला शिफ्ट आप बोलोगे इजी है या 4th वाला आपका इजी है, वो आपके अकॉर्डिंग है, लेकिन एसबीआई का जो अपना फंडा है वो तो अपना ही रहेगा। मान लो कुछ 25 तारीख को कुछ 1000 बच्चे अपीयर हुए इस एग्जाम में। उस 1000 बच्चे में से इसका परसेंटाइल, इसका एग्रीगेट कट, मिनिमम कट ऑफ वो कैसे निकल कर आएगा? कुछ 1000 बच्चे में से कोई एक बच्चा है जिसका कि रैंक 100वां है। उस बच्चे का परसेंटाइल अगर मैं निकालूं तो उस 1000 में से 100वां बच्चा माइनस होगा, और उस 1000 में से एक रैंक माइनस अगर करता हूं मैं, और इसका परसेंटाइल निकालने के लिए आप देखोगे ये कैलकुलेशन करके लगभग 90 परसेंटाइल निकलता है। तो 90 परसेंटाइल मतलब इस बच्चे का आपका है। अब एसबीआई ये बोलता है कि उस दिन के एग्जाम में, दोनों दिन के एग्जाम में मिला करके बैंक ये डिसाइड करेगा कि जिसका 90 परसेंटाइल से ऊपर है उसको बैंक चूज कर लेगा, उसको बैंक सिलेक्शन देगा। अब यहां पर दोनों ही शिफ्ट में जिसका की परसेंटाइल ये हाई होगा उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। बाकायदे आपका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर भी हो गया है या नहीं हुआ है, ये उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप मान लेते हो क्लियर कर लिए हो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि परसेंटाइल आपका कम है। तो ये तरीका हो सकता है आपका एसबीआई के परसेंटाइल को कैलकुलेट करने का। और यहां पर जब परसेंटाइल कैलकुलेशन होगा तब फिर एसबीआई एक चीज और देखेगा कि 25th और 4th के एग्जाम में कि आपका सबसे इजीएस्ट शिफ्ट आपका कौन सा था। उस इजीएस्ट शिफ्ट को अपना बेस मान लेगा। मान लेते हैं दोनों में से कोई एक एग्जाम आपका 25th वाला इजीएस्ट था, उसको एसबीआई अपना बेस मानेगा और उस बेस के अकॉर्डिंग ही सारा कैलकुलेशन करेगा। तो अब ये डिपेंड कर रहा है पूरा कंप्लीटली एसबीआई के ऊपर, लेकिन फंडा एसबीआई का इसी तरीके से होता है कैलकुलेशन करने का। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक और चीज है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि आपका कट ऑफ देखोगे कभी बहुत हाई जाता है और कभी कुछ बिल्कुल लो चला जाता है, राइट। अब मान लो कि लास्ट ईयर अगर मैं थोड़ा सा देखूं कि 2022 में किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ जैसा आप स्टेट में देख लो, हिमाचल जैसे स्टेट में देख लो, यूपी जैसे स्टेट में देख लो, यही तीन का मैं लेता हूं एग्जांपल। छत्तीसगढ़ में, अच्छा इसमें मैं कैटेगरी वाइज बताता हूं आपको, जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में देख लो, एससी देख लो, एसटी देख लो। छत्तीसगढ़ में आप देखोगे कि लास्ट ईयर जो आपका कट ऑफ था वो 77.25 था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 75.75 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 70 था, और वहीं एससी के लिए 59.25 था, एसटी के लिए आप देखो 50.25 था। हिमाचल में लास्ट ईयर आप देखो कि 85.75 आपका था कट ऑफ, ओबीसी के लिए था आपका 68.50, ईडब्ल्यूएस के लिए 66.25 था एससी के लिए, और एसटी के लिए 72 था। यूपी जैसा स्टेट जहां पर इस बार वैकेंसी इतना हाई है, वहां पर अगर जनरल के लिए देखोगे तो 82.75 आपका था कट ऑफ, 73.5 आपका ओबीसी के लिए है, ईडब्ल्यूएस के लिए 77 था, 62.75 आपका एससी और एसटी के लिए आपका 63.25 था। लास्ट ईयर में जो आपका वैकेंसी था उसके अकॉर्डिंग अगर इस बार का आप वैकेंसी देखोगे तो यूपी जैसे स्टेट में इतना हाई वैकेंसी, अगर हाई वैकेंसी है तो आपका लेवल भी इंक्रीज हुआ, लेवल इंक्रीज हुआ है तो कैंडिडेट का अटेम्प्ट भी आपका काफी कम है, अटेम्प्ट कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ भी आपका कम जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल कैलकुलेशन वी कैन से दैट कि अगर इस साल आपका एग्जाम में 70 अटेम्प्ट है, और ये 70 मैं तब बोल रहा हूं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि 30 नंबर जीए में बना दिए, इंग्लिश में 30 नंबर बना दिए, मतलब आपका टोटल 60 नंबर हो गया। 60 में आया कितना नंबर आपको? 12-15 नंबर आया है। तो दिस इज नॉट द अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट नहीं होता है। यहां पर सीधा परसेंटाइल आपका डाउन हो जाएगा।
और आपका जो एवरेजिंग है वो बिल्कुल लो हो जाएगा। फंडा ये क्लियर है कि जब हम अपने एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं तभी हमारा स्कोर इंक्रीज होता है। तो 70 अगर ओवरऑल आप लिए हो भी अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट बहुत अच्छा अटेम्प्ट है इस बार के लिए। जिस तरीके से आपका वैकेंसी इंक्रीज है और जिस तरीके से आपका एग्जाम का लेवल है, उन सब को देखते हुए 70 अटेम्प्ट बहुत अच्छा है और 70 से बिलो ही कट ऑफ रहेगा। और जो हम लोगों का प्रेडिक्शन था कि 60 वाला जो फंडा था, हम लोगों ने देखा और खुद से भी एनालिसिस किया, ये बिल्कुल सच है कि इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी एक लास्टली मैं यही बोलूंगा कि दैट दिस इज एसपीआई और यही लास्ट नहीं है। आपने अपीयरेंस अपना दिखाया, आपने जो अपना एफर्ट देना था दिया। इसमें दो ही चीज होगा, या तो सिलेक्शन होगा या तो सिलेक्शन नहीं होगा। बट आगे 2024 अभी है, 2024 में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्स है जो कि आपको देना है और इन सारे एग्जाम्स में आपको क्लियर होना है। यही आपका मेन एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज नॉट द लास्ट माय डियर फ्रेंड्स। और अगर ये कैलकुलेशन समझ में आया हो, ये सब कुछ क्लियर हो, तो एक काम और कर देना कि अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इसको स्प्रेड जरूर करना वीडियो को। बाकी अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इतना याद रखना कि अगर आपने अटेम्प्ट कम भी लिया है तो भी आपके क्लियर होने के चांसेस हैं। आपका परसेंटाइल हाई होना चाहिए और आपका जो ये एक्यूरेसी है वो हाई होना चाहिए, तब आपका क्लियर होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाता है।